गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने रीवा पन्ना का पठार पढ़ा था। आज हम मध्य उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मालवा का पठार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अगर स्थिति की बात करें तो ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं क्योंकि ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं एग्ज़ाम में ना। 22 डिग्री 17 सेकेंड से 25 डिग्री 8 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 सेकेंड से 79 डिग्री 20 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है ना। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसका परसेंटेज पूछ लेते हैं क्योंकि ये वर्ग किलोमीटर तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो परसेंटेज है वो आप ज़रूर याद रखना। 322 वर्ग किलोमीटर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 27.68%। ये वाला जो परसेंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, इंदौर, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, आगरमालवा, राजगढ़ आदि राज्य इसके अंतर्गत मालवा पठार के अंतर्गत शामिल है। और अगर क्योंकि ज़्यादातर तो ये ज़िले पूछते नहीं है, पर अगर टोटल पूछे तो टोटल 18 ज़िलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। आपको सिर्फ 18 ज़िले याद रखना है। और अगर निर्माण की बात करें तो मालवा का पठार का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ मालवा के पठार का। और जलवायु की बात करें तो जलवायु समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड पाई जाती है। और ये मैं ऐड करना भूल गई हूँ, पर जो फायान है उन्होंने विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहाँ पे माना है? मालवा के पठार को सबसे अच्छी जलवायु के रूप में उन्होंने कहा है ना। और अगर तापमान की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस जो औसत तापमान है वो रहता है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। और अगर इस क्षेत्र के वर्षा की बात करें तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये मैं आपको औसत वर्षा बता रही हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है ना। वन की बात करें तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें बबूल, पलासा, तेंदुपत्ता आदि वन पाए जाते हैं ना। जिसमें वनों में पलासा और बबूल और तेंदुपत्ता की होते हैं ना। मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी पाई जाती है ना। और फसल की बात करें तो इसमें काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है, सोयाबीन भी होता है, गेहूँ, ज्वार तथा मूंगफली। ये क्या है? प्रमुख फसल है। इसके अंतर्गत भी अन्य फसल है जो यहाँ पे उगाई जाती है। और अगर नदियों की बात करें तो चंबल, जो कि कहाँ इंदौर के जानापाप पहाड़ी से निकलती है, सिप्रा नदी उज्जैन से, पार्वती, ये सब मैं आपको नदियाँ एक एक करके पढ़ाऊँगी, पर मैं आपको अभी ये बता रही हूँ। पार्वती नदी आष्टा से, गंभीर नदी, खान नदी, ये सब सिप्रा नदी की सहायक नदी है, माही नदी आदि नदियाँ मालवा के पठार के अंतर्गत प्रवाहित होती है। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है मालवा के पठार के से। कर्क रेखा से मध्य प्रदेश के अंतर्गत 14 ज़िले लगते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बेसिक मध्य प्रदेश में बता दिया था। और जो मालवा के पठार के अंतर्गत 8 ज़िलों को शामिल किया गया है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। एक उसमें से उज्जैन है, रतलाम है, आगरमालवा, राजगढ़ है, भोपाल है, सीहोर, विदिशा, रायसेन। या अगर आप ज़िले भी याद ना रखें तो भी चलेगा, पर आपको जो टोटल है वो 8 ज़िले याद रखना बहुत ज़रूरी है। कि 8 ज़िलों से कर्क रेखा गुजरती है ना मालवा के पठार के अंतर्गत। प्रमुख पठार कौन से? कटेल का पठार जो कि कहाँ पर है? मंदसौर में है। सोदवाड़ा का पठार कहाँ पे है? रतलाम में है। और उमादवाड़ा का पठार कहाँ? राजगढ़ में। ये सब तीनों ज़िले कहाँ? मालवा के पठार के अंतर्गत शामिल किए। और औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 500 मीटर औसत ऊंचाई है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तथा दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर इस पठार की ऊंचाई क्या घट जाती है? मालवा पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है ना, तथा इसका विस्तार भूभाग समतल है ना। जो इसका विस्तार है वो समतल है, किंतु मालवा पठार की स्थलाकृति बनावट में मुख्यतः दो विशेषता पाई जाती है। सबसे पहले उत्तर पूर्वी भाग क्या है? निचला है, जो कि नीचे साइड है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है ना। बाकी औसत ऊंचाई तो हमने कितनी देखी थी? 500 मीटर है। पर जो उत्तर पूर्वी भाग है उसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। और दक्षिण भाग क्या है? ऊंचा है। दक्षिण भाग जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 800 मीटर। अगर प्रमुख पर्वतों की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? शिखार, जो कि 881 मीटर है। और दूसरा अगर देखें तो जानापा 854 मीटर है। और इसको खुटी नाम से भी जाना जाता है। और इस पर स्थित वाचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है, जो मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी का उद्गम इंदौर के जानापाप पहाड़ी से होता है। और तीसरे पर्वत की बात करें तो झंझारी, जो कि 810 मीटर ऊंचा है। और चौथे गोमनपुरी चोटी, जो कि 510 मीटर ऊंचा है। अगर इसके अलावा भी बात करें तो मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन होशंगाबाद में होता है।
और सीहोर में होता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी, बाकी हम जो फसल के अंतर्गत है इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और मालवा के पठार को नदियों का मायका कहते हैं, क्योंकि यहाँ से अनेक नदियाँ प्रवाहित होती है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया चंबल है, सिप्रा है, पार्वती और भी सिंध है, ये सब नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? मालवा का पठार है ना। अभी हमने मालवा का पठार देखा, नर्मदा सोन घाटी जो ये भी हमें उच्च मध्य प्रदेश के अंतर्गत, ये भी उच्च मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। इसकी अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 22 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 45 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है ना। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 657 वर्ग किलोमीटर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 27.14% है। आपको ये परसेंटेज याद करने की ज़रूरत है, बाकी ये सब चीज़ें तो बस ऐसे ही आप याद कर लेना। बाकी मेन परसेंटेज है 27.14% है ना। विस्तार की बात करें तो नर्मदा सोन घाटी का विस्तार जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, झाबुआ, होशंगाबाद में वर्तमान में इसका नाम नर्मदापुरम है, नर्मदापुरम, झाबुआ, धार, बड़वानी, कटनी के कुछ भागों में है ना। और अगर टोटल ज़िलों की बात करें तो 16 ज़िले नर्मदा सोन घाटी के